हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हमारा चल रहा था और लास्ट लेक्चर तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वो वीडियो लेक्चर विजिट करने हैं तो मैं 3 पार्ट में उन वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट किया है। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ाई है और उनके ऊपर वेराइटी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करवाए। अगर आपको विजिट करना है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लीजिएगा, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। चलिए, तो अब आगे मूव करते हैं। और जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें देखो जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा वैसे ही सेकंड ऑर्डर भी होती है, थर्ड ऑर्डर भी होती है। इस तरह से nth ऑर्डर तक आप इनकी काइनेटिक्स को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, लिखिए पॉइंट आज का। चलिए, तो देखिए ध्यान से, वैसे तो इसके ऊपर एनसीईआरटी में डायरेक्टली बोला नहीं गया है कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स आपको स्टडी करनी है, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर आपकी काइनेटिक्स है उसके एप्लीकेशन पार्ट में आपको जरूर बोला गया है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एप्लीकेशन पार्ट में है तो यहां पर क्वेश्चन बनने का चांस बनता है। वहां पर क्या करेगा एग्जामिनर, जैसे आपको एक रिएक्शन दे देंगे और उसके लिए बोल देंगे कि दिस रिएक्शन इज फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, या फिर ये बोल देंगे कि इस रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट की पावर 2 के साथ वेरी कर रही है। तो ऑब्वियसली बात है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, फिर आपको कुछ डेटा गिवन कर देंगे उस क्वेश्चन के ऊपर, उस रिएक्शन के ऊपर, और फिर आपको इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव कराएंगे आपसे, या फिर इसकी हाफ लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम इसको भी साथ साथ में कंप्लीट स्टडी कर ले। तो देखिए, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ध्यान से समझना। मैं मान लो कि एक रिएक्शन लिखता हूं कि ए रिएक्टेंट है मेरा, इट गोस टू इन प्रोडक्ट, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ऑब्वियसली बात है ये सेकंड ऑर्डर हो सकती है। ठीक है, चलिए, या फिर मैं इस तरह से चलूं कि 2A रिएक्टेंट, एक एलिमेंट्री रिएक्शन लिख रहा हूं मैं यहां पर, 2A रिएक्टेंट इट गोस टू इन प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है मतलब कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उसकी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? हमेशा सेम होती है। ठीक है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उसकी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। ध्यान से देख लीजिए, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2 है, और अगर ऑर्डर लिखोगे रेट लो के अकॉर्डिंग तो भी कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, या फिर मैं इस तरह से लिख लू तो A प्लस बी, दो डिफरेंट रिएक्टेंट ले लू मैंने। ठीक है, A प्लस बी गोस टू इन प्रोडक्ट, ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसकी भी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों क्या होगी? सेम होगी। तो यहां पर हम 3 तरह की रिएक्शन को कंसीडर कर सकते हैं फॉर स्टडी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अगर इस सेकंड ऑर्डर का हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाना है तो हम इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन को फॉलो कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी एक को हम अगर कंसीडर करके इसका इंटीग्रेटेड लॉ बनाते हैं तो उसको हम तीनों में से कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब मैं कोई एक रिएक्शन मान लेता हूं, मान लो ये रिएक्शन ले लेता हूं मैं, और इसके ऊपर हम डिराइव करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज बता दो, यहां पर कुछ केस बनते हैं, वो केस मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि अगर इस तरह की रिएक्शन मैं कंसीडर करता हूं जहां पर 2 डिफरेंट रिएक्टेंट होते हैं तो इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन में सेम भी मान सकता हूं, तब कुछ अलग एक्सपेक्ट आएंगे, या फिर इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन में डिफरेंट मान लूं। ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ और भी डेरिवेशन बनेंगे तो वो मैं आगे चलकर कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन मैं आपको वहां पर याद जरूर दिलाऊंगा कि ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर एक चीज मैं आपको सिखा दूं, अगर इस रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट लिखना है, के रिएक्शन लिखना है, तो बताओ के रिएक्शन क्या हो जाएगा? आप रेट लिख लीजिए इसकी डायरेक्ट। रेट क्या हो जाएगी? अगर रेट लो के अकॉर्डिंग लिखूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही होता है रेट लो। ठीक है, तो देखो आपकी इस रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट की पावर 2 के साथ वेरी कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब मुझे बताओ ये कौन है? ये तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ना, तो ये तो के रिएक्शन हुआ। लेकिन अगर मैं यहां पर आपसे ये पूछूं कि मुझे के रिएक्टेंट लिखकर बताओ, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? मुझे के रिएक्टेंट या फिर के ए लिखकर बताओ, तो बताओ क्या लिखोगे? हाँ, 2 इंटू के रिएक्शन क्या हो जाता है? के रिएक्टेंट
स्टोइकियोमेट्री इनटू के रिएक्शन वो क्या होता है, उस रिएक्टर का रेट कांस्टेंट होता है। क्लियर है ना, हमने लास्ट लेक्चर में भी पहले भी इसका स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, मैं वापस एक बार याद दिला रहा हूं आपको। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए मैं एक रिएक्शन कंसीडर कर लेता हूं। यहां पर देखिए आपके पास ए रिएक्टेंट है, इट गोज टू इन प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, हम मान के चल रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर काइंड्स को फॉलो करती है। ए रिएक्टेंट इट गोज टू इन प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं क्या लेता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि देखो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इस ए की इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने ए नोट मान ली। क्या मान ली, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इस ए की कंसंट्रेशन मैंने ए नोट मान ली। तो मुझे बताओ कि t इज इक्वल टू किसी t टाइम पर, t इज इक्वल टू किसी t टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जानी चाहिए, कुछ 80 हो जानी चाहिए। सही है, या फिर मैं ये ले लूं कि इसकी कंसंट्रेशन मैंने स्मॉल ए मान ली, इस a में से x अमाउंट डिसोसिएट हो चुका है, तो बताओ कितना बचा होगा, a माइनस x बचा होगा। सही है, चलिए तो अभी अगर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है तो इसका रेट इक्वेशन लगाओ। देखो पहली बात तो ये मैं पढ़ रहा हूं यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t। इस रिएक्शन क्या लिख रहा हूं मैं, रेट पढ़ रहा हूं, इस रिएक्शन का रेट पढ़ रहा हूं एट टाइम t पर। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पढ़ रहा हूं, वापस बता रहा हूं क्या करते हैं अपन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पढ़ते हैं ना। तो बताओ रेट क्या हो जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्टिव टाइम। ये होती है रिएक्शन की रेट। रिएक्शन की रेट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब ये देखो डिफरेंशियल फॉर्म है। अच्छा मैं टी टाइम पर स्टडी करना चाहता हूं, तो मुझे बताओ कि टी टाइम पर ए की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, एटी के इक्वल है ना। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 80। सही है, ये तो हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं पढ़ रहा हूं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब मुझे आप बताइए कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी। तो रेट लॉ कहती है कि रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्टिव मासेस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड रेज टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये आ गया n। अब मुझे ये बताओ कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स ना, तो इस n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इस n को क्या लिख देता हूं मैं, 2 लिख देता हूं। सही है, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको यहां पर 2 लगा देना, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ध्यान से देखो, ये भी रिएक्शन की रेट है, ये भी रिएक्शन की रेट है। अगर ये दोनों रिएक्शन की रेट है तो इन दोनों को क्या करो, एक दूसरे के इक्वल लिख दो। जैसे ही मैं इक्वल लिखूंगा तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस डी ऑफ 80 अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 2 आ जाएगा। अब थोड़ा सा रिअरेंज कर लेते हैं, डी ऑफ 80 और ये 80, तो ये दोनों टर्म साथ में लेते हैं और डी टी टर्म को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो देखो यहां पर आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, डी ऑफ 80 अपॉन 80 द पावर 2 इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अब क्या बचा, ये माइनस बचा, मैं माइनस को भी उधर भेज देता हूं, ये भेज दिया मैंने माइनस। ठीक है, अब देखो हमें क्या पढ़ना था, हमें सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लो पढ़ना है। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो लगाओ इंटीग्रेशन का साइन, ये लगा दिया हमने इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं 0 टाइम से लेकर t टाइम के बीच में। मुझे बताओ कि t इज इक्वल टू 0 टाइम था तब इस 80 की कंसंट्रेशन क्या थी, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इस a की कंसंट्रेशन कितनी है, a नोट है ना। सही है, तो यहां पर क्या करूंगा, a नोट। t इज इक्वल टू t टाइम पर इस 80 की कंसंट्रेशन कितनी है, 80। ये आ गया आपका 80। सही है, चलिए आगे मूव कर रहा हूं। देखो अब ध्यान से, अब यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये देखो ये क्या बन रहा है, डी ऑफ 80 अपॉन 80 का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन लगा रखा है। तो मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूं। ठीक है, देखो जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको तो पता होगा, बायो के बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसलिए उनके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या है। अगर आपके पास कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अगर गिवन हो या फिर एक्स की पावर एन गिवन हो, dx अपॉन एक्स की पावर एन अगर गिवन हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर माइनस एन
एक्स की पावर n है उसको ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगी x की पावर माइनस एन, फिर इसको करो +1 और नीचे भी करो इसकी पावर का -n+1। ये होता है फॉर्मूला। अब देखो x की पावर कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 2 दे रखी ना, देखो यहाँ पर 2 दे रखी पावर, तो ये क्या करूं मैं x को 2 लिख दूं तो ये हो जाएगा x टू द पावर -2+1 अपॉन -2+1। इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा -1/x आ जाएगा। ठीक है, तो dx अपॉन x टू द पावर 2 है तो उसका क्या हो जाता है इंटीग्रेशन -1/x होता है। तो मुझे बताओ कि d ऑफ 80 अपॉन 80 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/80। लिमिट कहां से कहां तक थी बेटा, a0 से 80 तक थी, इज इक्वल टू -k। अब आगे बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब मुझे बताओ एक और फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1.dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो मुझे बताओ 1.dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। तो ये आ गया t, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से t तक है। जब भी लिमिट, अब क्या करना है, हमें लिमिट पुट करनी है। लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले हायर लिमिट पुट करेंगे उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। कैसे करेंगे, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है पूरा फॉर्मूला। तो देखो मैं हायर लिमिट पुट कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना। पहले हायर लिमिट पुट करो, तो यहां पर हायर लिमिट पुट करो तो कितना हो जाएगा -1/80, फिर माइनस कौन सा, फॉर्मूले का, फिर ये वापस माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब लोअर लिमिट पुट करो, 1/a0 इज इक्वल टू -k। हायर लिमिट पुट करोगे तो t प्लस लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करोगे कितना हो जाएगा, ये 0 इंटू k कितना हो जाएगा, 0 होगा ना, तो इसको भूल जाओ। ठीक है, अब क्या करो, यहां पर थोड़ा रीअरेंज करो। यहां पर क्या करूं मैं, माइनस को कॉमन निकाल रहा हूं। अगर मैं माइनस को कॉमन निकालता हूं तो इक्वेशन होती है 1/80 -1/a0 इज इक्वल टू -kt। अच्छा देखो, यहां से जो माइनस कॉमन निकाला उस माइनस को मैं उधर भेज दूं, क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएंगे। सही है, अब इस 1/a0 -1/a0 है ना, इसको उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/80 इज इक्वल टू 1/a0 प्लस kt। तो ये है आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यही हमें स्टडी करना था। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो इसे। सही है, तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, 1/80 इज इक्वल टू 1/a0 प्लस kt। सही है, देखो क्लियर डेरिवेशन समझ में आता है, आई होप आ गया होगा, बहुत अच्छे समझाया मैंने। अच्छा मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, यहां पर मैं आपको ग्राफ पढ़ाता हूं। ग्राफ देखो कैसे पढ़ेंगे। पहली बात याद करो बीते हुए जमाने को, कि जब हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए एटी की इक्वेशन पढ़ते थे। बताओ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए एटी की इक्वेशन क्या होती है, हाँ क्या होती है, a0 माइनस kt होती है। क्या होती है, एटी इज इक्वल टू a0 माइनस kt होती है। अगर मैं यही चीज फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ता हूं तो मुझे बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एटी का इक्वेशन क्या होता है, हाँ a0 इंटू ई टू द पावर माइनस kt होता है। यही होता है ना, याद है ना। अच्छा ध्यान से देखो, अब इसके लिए मैं ग्राफ बनाता हूं पहले। तो ग्राफ बनाओगे ये क्या है, किसके इक्वल है, देखो ये इक्वल है y इज इक्वल टू mx माइनस c के इक्वल है। अगर ग्राफ पढ़ाओगे बनाओगे, बताओ y एक्सिस पे किसे लिखूंगा, at को लिखूंगा, x एक्सिस पे किसे लिखूंगा, t को लिखूंगा। मुझे बताओ इंटरसेप्ट कैसा है आपका, पॉजिटिव है, वो किसके इक्वल है, a0 के। और स्लोप कैसा है आपका, देखो स्लोप आपका माइनस के इक्वल है, मतलब कि स्लोप आपका नेगेटिव है। अगर आपका स्लोप नेगेटिव है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से मूव करेगा। जहां पर इंटरसेप्ट कहता है कि वो किसके इक्वल है, a0 के, और स्लोप कहता है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है माइनस के के। तो ये था जीरो ऑर्डर के लिए। अब यही चीजें कि मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ू तो देखो फर्स्ट ऑर्डर का बनाते हैं, एटी और टी के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर ये देखो क्या बोल रहा है कि इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx बोल रहा है। देखो क्या कह रहा है कि y एक्सिस पे कौन है 80, x एक्सिस पे कौन है टाइम है। लेकिन अगर आप टाइम बढ़ाते हो, मैं बात ध्यान से समझना, अगर आप यहां पर टाइम बढ़ाते हो, टाइम को अगर आप बढ़ा रहे हो तो बताओ k इंटू टी की वैल्यू क्या होगी, टाइम जब बढ़ाओगे वो k से मल्टीप्लाई होगा तो और ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन आगे क्या है, देखो नेगेटिव साइन है तो इंक्रीमेंट किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। तो अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो माइनस के टी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी।
तो उसकी वजह से e टू दी पावर माइनस के टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये अगर पूरा डिक्रीज हो गया टाइम बढ़ाने के साथ साथ, तो एटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सही है, समझ में आ रहा है ना? जैसे आपने टाइम बढ़ाया, क्या हुआ, माइनस में टाइम बढ़ा, अगर माइनस में टाइम बढ़ा मतलब कि वैल्यू तो नेगेटिव चलेगी, तो e टू दी पावर माइनस के टी की वैल्यू पूरी क्या होगी, नेगेटिव में चलेगी। अगर इसके पूरे की वैल्यू नेगेटिव में गई तो आपका y एटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बस जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एटी क्या होगा, यहां पर डिक्रीज होगा, और ये ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियल। ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं बनाए, बना लेते हैं सही एक बार, रुक के। ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ। जैसे मैंने जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ा एटी का ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा, इसके लिए तो मैं पढ़ सकता हूं ना। तो यहां पर अब मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो फॉर द सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ बना रहे हैं हम। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है। देखो ग्राफ पढ़ोगे, ग्राफ कहां पर पढ़ रहा हो, देखो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पहली बात, y एक्सिस पे किसको लिखेंगे, मैं 1/80 को लिखूंगा। y एक्सिस पे लिखूंगा मैं 1/80 को लिखूंगा। x एक्सिस पे किसको लिखूंगा मैं, t टाइम को लिखूंगा। नाउ स्लोप किसके इक्वल है, पॉजिटिव k के इक्वल है, मतलब कि स्लोप आपका पॉजिटिव है, मतलब कि ग्राफ आपका कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। इंटरसेप्ट कैसा है, वो भी पॉजिटिव है। तो बस ये आ गया आपका ग्राफ। ये ग्राफ बनेगा कुछ आपका इस तरह से, जहां पर इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, 1/a0 के इक्वल है। ठीक है, देखो स्लोप कैसा था, पॉजिटिव था, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस की आ गई। इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, 1/a0। इंटरसेप्ट आपका सिंपल सा ये बताता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन पहले कितनी रही होगी, तो कुछ इतनी रही होगी जिससे हमने कितना बोला, 1/a0। देखो ना इनिशियल कंसंट्रेशन को तो बता रहा है, a0 क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये आ गया 1/a0, ये आ गया आपका इंटरसेप्ट। फिर यहां से ऊपर से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा, जिसके स्लोप किसके इक्वल है, k के इक्वल है। समझ में आता है? तो ये था सेकेंड ऑर्डर काइनेट किसका, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड उसके ग्राफ। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए एक बार जल्दी से इसको कंप्लीट लिख लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। कर लिया नोट? चलिए आगे मूव करते हैं। तो कुछ बातें और कर लेते हैं। देखिए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर, देखिए कुछ एक्स्ट्रा है, अगर अच्छा लगे तो नोट कर लेना, नहीं तो स्किप कर लेना। देखिए वे हमने पढ़ा था कि एक जीरो ऑर्डर जो काइनेटिक्स होती है, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, मुझे बताइए इसकी रेट क्या होती है अकॉर्डिंग टू रेट लो। रेट क्या हो जाएगी कि जो रिएक्शन की रेट है K इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करेगी। और अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑब्वियसली बात है यहां पर कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहां से पता चलता है कि यहां पर जो रिएक्शन की रेट है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर इसके लिए हम ग्राफ पढ़ते हैं तो बताओ ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि रिएक्शन की रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ पढ़ो, तो चाहे आप कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसकी रेट क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सही है। अच्छा अगर मैं यही चीज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए पढ़ता था तब, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रेट कहती है कि वहां पर जो रिएक्शन की रेट है वो रिएक्टेंट की पावर 1 के साथ वेरी करती है। मतलब कि आप जैसे जैसे रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सही है। तो यहां पर जो आप ग्राफ पढ़ोगे रिएक्शन की रेट और कंसंट्रेशन का, वो क्या होगा, लीनियरली जाएगा। अच्छा यही चीज अगर मैं सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ लूं तो मुझे बताओ सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा। यहां पर जो रिएक्शन की रेट होती है वो रिएक्टेंट की पावर 2 के साथ वेरी करती है। बताओ करती कि नहीं करती। तो यहां पर जब आप ग्राफ पढ़ोगे बिटवीन रिएक्टेंट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बताओ क्या होगी, ये कुछ इस तरह से पैराबोलिक होगी। सही है। तो ये था ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर है? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलो आगे मूव करते हैं। अब हाफ लाइफ की बात करते हैं। मैं पता है सारे ग्राफ क्यों पढ़ा रहा हूं? ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ तो इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए वापस पुराना, और सेकंड ऑर्डर इनसे रिलेट करके हम इजीली स्टडी कर सके। और ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, आपको कोई भी ग्राफ ऐसे पकड़ा देगा और बोलेगा बताओ ये कौन सी ऑर्डर का ग्राफ है, तो वहां पर आपको पहचानना आना चाहिए, इसलिए मैं सारा रिवाइज कराते हुए चल रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे मूव कर रहे हैं। अब देखो, अब बात करते हैं हाफ लाइफ की फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। सिंपल सी बात है, हाफ लाइफ बोला मतलब कि टी हाफ स्टडी करना हमें। टी हाफ क्या हो जाएगा कि जहां पर हाफ लाइफ क्या होती है कि वो टाइम इंटरवल जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो लगाओ यहां पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या था सेकंड ऑर्डर के लिए? 1/AT इज इक्वल टू 1/A0 प्लस KT। अगर आप टाइम टी हाफ के इक्वल हो चुका है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है AT वो इनिशियल की क्या हो चुकी होगी, हाफ हो चुकी होगी। दोनों वैल्यू को उठाओ, यहां पर प्लेस करो तो ये हो जाएगा 2/A0 इज इक्वल टू 1/A0 प्लस K इंटू टी हाफ। 1/A0 को इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा 2/A0 माइनस 1/A0 इज इक्वल टू K इंटू टी हाफ। ये कितना हो गया, ये हो गया 1/A0 इंटू K इज इक्वल टू क्या हो गया आपका पास टी हाफ। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का टी हाफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा 1/A0 इंटू K। इसको ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख लेता हूं, देखो एक बार। टी हाफ इक्वल हो गया है 1/A0 इंटू K के। बताओ यहां पर आप क्या बोल सकते हो कि जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की हाफ लाइफ है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर भी हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन का ग्राफ बन सकता है ना। तो चलो देखते हैं उस ग्राफ को। तो पहले पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ के ग्राफ को। तो मुझे बताओ कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का ग्राफ क्या था। देखो इसे मैं थोड़ा सा सेपरेट आउट कर लेता हूं। तो मुझे बताओ कि जीरो ऑर्डर के लिए उसकी हाफ लाइफ का ग्राफ क्या था। फिर टी हाफ किसके इक्वल था, A0/2K के। किसके इक्वल था फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, इसके लिए हाफ का इक्वेशन क्या थी, टी हाफ इज इक्वल टू A0/2K। तो यहां पर आपको देखने पर पता चल रहा है कि यहां पर जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 के साथ वेरी कर रही है। जो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन की पावर 1 के साथ वेरी कर रही है। तो यहां पर जब आप ग्राफ पढ़ते हो बिटवीन हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन, तो बताओ ये क्या होगा, लीनियरली चेंज होगा। सही है। अगर यही चीज मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ता हूं तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या था, उसकी हाफ लाइफ कितनी है 0.693/K। बताओ यहां पर कहीं कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व हो रही है, नहीं। तो यहां पर क्या बोलोगे कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो रिएक्शन की हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर इसके लिए आप ग्राफ पढ़ते हो तो बताओ हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या हो जाएगा यहां पर कि आप कंसंट्रेशन चाहे कितनी बढ़ा दो, हाफ लाइफ क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सही है। अगर यही चीज मैं सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ लूं तो बताओ सेकंड ऑर्डर क्या कह रही मेरी, सेकंड ऑर्डर कहती है कि यहां पर जो टी हाफ है वो 1/A0/K के इक्वल है। तो यहां पर क्या है 1/A0 का मतलब क्या हो गया, इसे टी हाफ इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 1/डायरेक्टली 1/A लिख सकता हूं ना। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e⁻⁻1 के साथ। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो हाफ लाइफ क्या होती है सेकंड ऑर्डर की डिक्रीज होती है। देखो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, मैं यहां पर देखो कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होगी सेकंड ऑर्डर के लिए डिक्रीज होगी। तो यहां पर जब आप हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ पढ़ते हो तो ग्राफ क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। सही है, डिक्रीज हो रहा है, क्लियर है। चलिए तो इसको एक बार देखो, मैं अभी रुकना एक और चीज बता दूं। यहां पर ध्यान से देखो कि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ A⁻1 के साथ वेरी कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ A⁻0 के साथ वेरी कर रही है, सेकेंड ऑर्डर की हाफ लाइफ A⁻−1 के साथ वेरी कर रही है। तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए +1 आया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0 आया और सेकंड ऑर्डर के लिए -1 आया। तो यहां पर ध्यान से देखना कि मैं रिलेशन बनाता हूं। अगर मुझे nth ऑर्डर की
हाफ लाइफ पढ़नी है तो टी हाफ फॉर nth ऑर्डर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी a टू द पावर 1 माइनस n के। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? टी हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा? a टू द पावर 1 माइनस n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, पुट करो n की वैल्यू, देखो जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ना है, n के लिए जीरो पुट करो, क्या हो जाएगा? टी हाफ a की पावर 1 के साथ वेरी करेगी। देखो हाँ, टी हाफ a की पावर 1 के साथ वेरी करेगी। n के लिए 1 पुट करो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो a की पावर कितनी होगी? जीरो। तो टी हाफ a की पावर जीरो के साथ वेरी कर रही है, तो हाँ टी हाफ a की पावर जीरो के साथ वेरी कर रही है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। n के लिए 2 पुट करो सेकंड ऑर्डर के लिए, तो टी हाफ a की पावर -1 के साथ वेरी कर रही है, तो हाँ टी हाफ एक्चुअल में a की पावर -1 के साथ वेरी करती है फॉर द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहां से देखो इन तीनों के रिलेशंस को मिलाकर हमने एक फॉर्मूला बना लिया फॉर द nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। अब आपसे कभी भी किसी भी ऑर्डर के लिए पूछ लिया हाफ लाइफ, तो क्या करना? डायरेक्ट उसकी टी हाफ a की पावर 1 माइनस n के इक्वल लिख दो। जीरो ऑर्डर के लिए पूछे n के लिए जीरो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछे n के लिए 1। सही है, तो ये था हाफ लाइफ फॉर द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। समझ में आता है? चलिए जल्दी से इसे अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम कंप्लीशन टाइम भी इसका चेक कर लेते हैं। कर लिया नोट? चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए, मैं यहां पर एक और चीज बताना भूल गया आपको, एक चीज और देखिए, मैं अभी यहां पर ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, एक और ग्राफ है। चलिए अभी हमने पढ़ा कि जो टी हाफ होता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, वो क्या होता है? 1 अपॉन ए नॉट अपॉन के होता है। तो यहां पर हमने देखा कि इसका जो टी हाफ है, इसका क्या होता है? ए की पावर -1 के साथ वेरी करता है। तो इसके लिए हमने एक ग्राफ पढ़ा, एक तो टी हाफ और एक ए के बीच में। अभी हमने ग्राफ पढ़ा ना कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, तो देखो ये 1 अपॉन ए के प्रोपोर्शनल है, ठीक है? तो जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा ए की, टी हाफ क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ग्राफ पढ़ा आपने इस तरह से, लेकिन एक और ग्राफ बनता है अगर मैं इस तरह से पढ़ूं, देखिए टी हाफ वर्सेस 1 अपॉन ए के बीच में ग्राफ पढ़ूं, तब बताओ ग्राफ कैसा होगा? तो यहां पर पूरे 1 अपॉन ए की बात कर रहा है, तो देखो ध्यान से, टी हाफ 1 अपॉन ए के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जैसे जैसे 1 अपॉन ए पूरा इंक्रीज होगा, टी हाफ भी क्या होगा? यहां पर आपका इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ग्राफ क्या आएगा? इस तरह से लिनियरली आएगा। सही है, समझ में आता ना? तो ये भी आपको ग्राफ ध्यान रखना है, टी हाफ और 1 अपॉन ए के बीच में, और ये ग्राफ है टी हाफ और ए के बीच में। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। देखो अब कंप्लीशन टाइम की बात करें। कंप्लीशन टाइम क्या होता है? जहां पर रिएक्शन क्या हो जाए? 100% कंप्लीट हो जाए, उसे क्या कहते हो आप? कंप्लीशन टाइम कहते हो। मतलब कि टी 100% आप स्टडी करने वाले हो, जहां पर रिएक्शन आपकी क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो मुझे बताओ 1 अपॉन ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नोट प्लस के टी, यही इक्वेशन है ना अपनी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। चलिए अब क्या बोल रहा हूं मैं? टी 100%, मतलब कि टाइम किसके इक्वल हो चुका है? टी 100%, मतलब कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे बताओ कि इस टाइम पर ए टी किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि रिएक्टेंट देखो क्या बोलता है भाई, रिएक्शन है ए गोस टू इन प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि T इज इक्वल टू जीरो टाइम पर इसकी कुछ कंसंट्रेशन है ए नोट, सही है, उस टाइम प्रोडक्ट कितना है? जीरो। T इज इक्वल टू किसी टी टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन हो चुकी है कुछ 80, ये कुछ फॉर्म हुआ होगा, सही है। या फिर इसे मैं बोल दूं ए स्मॉल है, तो ए में से कुछ x डिसोसिएट हो चुका है, तो बचा कितना? a माइनस एक्स, और ये कितना फॉर्म हुआ? x फॉर्म हुआ। अब मैं बोलता हूं कि t इज इक्वल टू टी 100%, मतलब कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी है, तो सारा का सारा रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है? प्रोडक्ट के अंदर। तो ये कितना हो जाना चाहिए? ये तो जीरो हो जाना चाहिए, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? ए के इक्वल होना चाहिए। तो बताओ यहां पर ए टी की वैल्यू कितनी आ गई? टी 100% पर जीरो आ गई। पुट करो यहां पर, ये कितना हो जाएगा? 1/0 माइनस 1/a नोट इज इक्वल टू के टी 100%। 1/0 क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में से कुछ भी लेस करोगे तो इनफाइनाइट में से थोड़ा सा भी लेस होगा तो क्या? इनफाइनाइट ही तो होगा।
और उसमें k का आप डिवाइडेशन कर दो तो वैल्यू क्या आएगी, वापस इनफाइनाइट आएगी। तो आपका जो t 100% है फॉर द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स वो कितना आता है बताओ, इनफाइनाइट आता है। इट मींस एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स नेवर गो फॉर कंप्लीशन। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कभी भी प्रैक्टिकली कंप्लीट नहीं होती है। एंड प्रैक्टिकली जो हम कंप्लीट बोल देंगे एक बार, लेकिन थ्योरेटिकल तो नहीं होती है। प्रैक्टिकली हम कैसे बोल देंगे कि कोई भी रिएक्शन अगर 80% या 90% तक कंप्लीट हो जाती है, 80 to 85% तक कंप्लीट हो जाती है, तो उसे हम 100% कंप्लीट मान लेते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली हम देख सकते हैं कि एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके समझा देता हूं। मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर 80 की वैल्यू क्या लिखी हमने, अभी 0 लिखी ना। देखो अब मैं क्या करता हूं, देखो 1 अपॉन 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नोट प्लस के टी। अब मैं क्या करता हूं, देखो इस 80 की वैल्यू a माइनस एक्स पुट करता हूं। यहां से भी ट्राई कर लेते ना। देखो 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आ गया, के टी 100% आ गया। यहां पर एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा a माइनस ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स, ये हो गया k इंटू टी 100% हो गया। देखो इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये x हो जाएगा। तो यहां पर देखो थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं, x अपॉन a इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी 100%। अब मुझे बताओ कि a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू तो हुई 0 होगी ना। देखो ये कितना हो चुका है, पूरा 0 हो चुका है। तो अगर ये 0 पुट कर दिया तो किसी के अपन में 0 होगा तो वो क्या आएगी, वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो यहां से प्रूव हो रहा है कि जो हमारा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है उसका कंप्लीशन टाइम कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब कि वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। तो चलिए एक नोट लिख लेते हैं। नोट कुछ इस तरह से है, थ्योरेटिकली सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स नेवर गो फॉर कंप्लीशन। थ्योरेटिकली ये हमने प्रूव कर दिया है कि एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। चलिए एक और चीज, रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात कर ले, सही है ना, साथ साथ में वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो रेट कांस्टेंट के, बताओ के का फॉर्मूला क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स होल टू द पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। बताओ एन की वैल्यू कितनी होगी, सेकेंड ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हो तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स होल टू द पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। 1 में से 2 गया तो कितना बचा, -1। तो ये आ गया मोल लीटर इनवर्स होल टू द पावर -1 सेकेंड इनवर्स। -1 को अंदर लाओ तो बताओ क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर पे -1 है और ये -1 हो गया तो क्या हो जाएगा, लीटर का +1 हो गया इंटू सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स फॉर द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। बताओ होती कि नहीं होती है, सही है। तो ये हो गया कंप्लीशन टाइम, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट। क्लियर है, सब कुछ ऐसे समझ में आ गया ना। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराई है। आई होप पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स और फिर मूव करते हैं nth ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर। कर लिया नोट, चलिए आगे मूव करते हैं और करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए तो क्वेश्चन आपके पास देखिए, अच्छा इसे भी रफ करना है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑन स्टार्टिंग विथ 1 mole A reaction is 3/4 completed in 1 hour. 3/4 part is completed in 1 hour. Calculate A, calculate concentration of A
sorry, calculate K if reaction is follow second order kinetics। ठीक है, तो क्या बोला यहां पर कि एक रिएक्शन है जहां पर 1 मोल आप ए लिया है आपने, 1 मोल जब ए लिया तो 3/4 पार्ट कंप्लीट हो गया इस रिएक्शन का 1 आवर में। आपको इसका के कैलकुलेट करना है जब ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हो तब। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो चलिए आपका काम है वीडियो पॉज करो, इस न्यूमेरिकल को खुद ट्राई करो। कर लिया सॉल्व? चलिए अब मैं सॉल्व करवाता हूं। देखिए हमने क्या लिया है, एक ए लिया है रिएक्टेंट, इट गोज टू इन प्रोडक्ट। सबसे बड़ी बात मुझे कैलकुलेट करना है के। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर का काइनेटिक्स का फॉर्मूला लगाओ, 1/AT इज इक्वल टू 1/A0 प्लस KT। अब मैं मान के चलता हूं कि जब इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, अभी मैं मान रहा हूं, भले इसने बोला है 1 मोल लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूं कि इनिशियली जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी इसकी कंसंट्रेशन मैंने कुछ A0 मान ली। ठीक है, T इज इक्वल टू 1 आवर पर, T इज इक्वल टू 1 आवर पर, बताओ जब 1 आवर कंप्लीट हो गया तब ये 3/4 पोर्शन कंप्लीट हो गया था इस रिएक्शन का, मतलब कि 75% रिएक्शन तो क्या हो चुकी है यहां पर, कंप्लीट हो चुकी है। तो बताओ कि अगर इस ए का A0 हमने कंसिडर है, इसका 75% अगर कंज्यूम हो चुका है तो बच्चा कितना, 25%। किसका, इस A0 का। इस A0 का 25% आपके पास लेफ्ट है, मतलब कि A0/4 पोर्शन आपके पास 1 आवर के बाद लेफ्ट है। तो आ गई AT की वैल्यू, आ गई A0 की वैल्यू, आ गई, उठाकर पुट कर दो। तो 1 अपॉन, बताओ AT कितना है, A0/4, तो A0/4 तो 4 चला गया ऊपर, इज इक्वल टू इसको इधर ले आओ, -1/A0 इज इक्वल टू K इंटू T। अभी T रख रहा हूं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 3/A0 इज इक्वल टू K इंटू T। अब मुझे बताओ कि जब 1 आवर हो गया था, टाइम 1 आवर हो चुका है था तो इनिशियल कंसंट्रेशन पहली बात तो कितनी है, ये बोला था भाई इनिशियली स्टार्टिंग विद 1 मोल, तो A0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 3/1 कितना हो गया, 3। इसको भी नीचे भेज दो, कितना हो गया, 3। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 3 मोल लीटर इनवर्स, सॉरी सेकंड ऑर्डर का है ना, तो मोल इनवर्स लीटर आवर इनवर्स। हियर इज योर आंसर। सही है ना। चलिए, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में देता हूं। कर लिया नोट? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की टूवर्ड्स देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास सेकंड, for a second order reaction, for a second order reaction, the reaction is 20% completed in 500 seconds. In how much time period it will be 60% completed? How much time लिख लेते हैं, पीरियड नहीं लिखते हैं। How much time it will be 60% completed। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब 500 सेकंड हो चुके थे तो एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन 20% कंप्लीट हो गई, तो 60% कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो बस दो टाइम इक्वेशन क्या करना, आपको रेशियो बनाना है, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ट्राई करना, नहीं सॉल्व होता है तो मैं उसका सॉल्यूशन करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन कमेंट बॉक्स में पहले इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, चलिए तो इसे जल्दी से नोट कीजिए, आगे मूव करते हैं फिर। कर लिया नोट? चलिए अब बात करते हैं बेटा nth ऑर्डर काइनेटिक्स की। देखो साथ साथ में कंप्लीट कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर के साथ साथ nth ऑर्डर को भी।
बहुत सिंपल है nth ऑर्डर काइनेटिक्स, वही करना है जो आज दिन तक हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में करता है मैं। तो देखिए टॉपिक लिखिए nth ऑर्डर काइनेटिक्स। सही है। चलिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है जहां पर ए रिएक्टेंट है, इट गोज टू इन प्रोडक्ट। मैंने मान लिया। सिंपल सी चीज है भाई, इस रिएक्शन की रेट पढ़नी है मुझे, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी। बताओ कितनी हो जाएगी? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन R इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यही तो होगा भाई, हमने पढ़ा नहीं था क्या? देखो T इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी कंसेंट्रेशन है A नोट, T इज इक्वल टू T टाइम पर इसकी कंसेंट्रेशन हो जाएगी AT। तो मुझे अगर T टाइम पर इस रिएक्शन की रेट पढ़नी है तो T टाइम पर इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है? 80 ना। तो चेंज इन कंसेंट्रेशन विथ 80 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी रिएक्शन की रेट अगर मुझे रेट लॉ के अकॉर्डिंग पढ़नी है तो बताओ रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन is directly proportional to the active masses of reactant raised to the power the stoichiometric coefficient। nth ऑर्डर की रिएक्शन है तो बताओ यहां पर कितना लिखूं मैं? n लिखूं। सही है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये भी रिएक्शन की रेट है, ये भी रिएक्शन की रेट है, दोनों को एक दूसरे क्या करना है? इक्वल पुट करना है। चलो करो पुट। माइनस डी ऑफ 80 अपॉन 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इंटू ए टू द पावर n। यहां पर ये 80 है, सॉरी e टू द पावर n। अब क्या करना है? जो सेम टर्म है उनको साथ में ले जाओ, 80 को उधर ले जाओ, dt को उधर ले जाओ। तो d ऑफ 80 अपॉन ए टू द पावर n इज इक्वल टू माइनस के dt। सही है। माइनस को भी उधर भेज दिया। इंटीग्रेशन करना है तो लगाओ इंटीग्रेशन का साइन, ये रहा इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन होगा 0 से t टाइम के बीच में, 0 से t टाइम के बीच में। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था इसकी कंसंट्रेशन थी a नोट, जब टाइम t हो गया इसकी कंसंट्रेशन हो गई 80। सही है। यहां तक तो याद है ना? आता है सब कुछ, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। चलिए अब आगे देखते हैं। वापस आ गया फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अगर x की पावर n हो तो ये हो जाता है x टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। यही होता ना? बस आ गया, पुट करो। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा? 80 होल टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। सही है। देखो dx अपॉन x की पावर n, तो x अगर ये होता तो x को क्या लिखते हैं? x की पावर n माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1। तो देखो ये x मान लो 80 को, माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 लिख लिया। लिमिट कहां से कहां तक है? a नोट से 80 तक है, तो अभी भी लिमिट है, ठीक है ना? याद रखना लिमिट है, अभी भी लिमिट है आपके पास a नोट से 80 तक की। इज इक्वल टू माइनस के, ये माइनस के 1 डॉट dt क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो t और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से t तक है। कोई कंफ्यूजन? यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब इसको ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा? देखो जो ये माइनस एन प्लस 1 है इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1 माइनस एन लिख सकता हूं। इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूं। इसको अगर आप कॉमन निकालते हो तो 1 अपॉन 1 माइनस एन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a की पावर क्या आ जाएगी? 1 माइनस एन और लिमिट है a नोट से 80 तक इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। ये तो t हो जाएगा। सही है। अब लिमिट पुट करो, ध्यान से देखना। पहले हायर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। हायर लिमिट कितनी है? 80 पुट करो यहां पर। तो देखो 1 अपॉन 1 माइनस एन कितना हो जाएगा? ये 80 की पावर 1 माइनस एन माइनस ए नोट की पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के टी हो गया। सही है। दिख रहा ना? देखो पहले हायर लिमिट पुट की 80 पावर 1 माइनस एन माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट की तो लोअर लिमिट कितनी है? ए नोट। 80 कितना लिखोगे? ए नोट होल टू द पावर 1 माइनस एन। अब देखो थोड़ा रियाज कर ले, टी को इधर भेज देता हूं मैं। अगर मैं टी को इधर भेजता हूं तो ये क्या जाएगा? देखो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, माइनस के, उसको इधर लिख रहा हूं, ठीक है, फ्लिप करके। ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू टी, ब्रैकेट में हो जाएगा 80 की पावर 1 माइनस एन माइनस ए नोट होल टू द पावर 1 माइनस एन। सही है।
अब मैं माइनस साइन को भी उधर भेज दूं, अगर माइनस को उधर भेजता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इंटर का नोट हो जाएगा। तो यहां पर k आ जाएगा आपके पास 1/1 माइनस n इंटू टी ए नोट होल टू द पावर 1 माइनस n माइनस ए टी होल टू द पावर 1 माइनस n। ये आ गया आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो समझ में आता है, बहुत सिंपल है ना। देखो क्या किया हमने, वापस बात करते हैं, एक बार वापस स्टार्टिंग से बात करते हैं। ऐसा करो कि एक बार से आप यहां तक नोट कर लो, फिर बात करते हैं आगे। कर लिया नोट? चलिए अब मैं वापस आपको पूरा डेरिवेशन समझाता हूं। हमने क्या देखा कि nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए एक रिएक्शन है A, इट गोस इन प्रोडक्ट। T इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन थी A नोट, T इज इक्वल टू T टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन थी AT। इस रिएक्शन की डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पड़ी जो कितनी हो गई, माइनस डी ऑफ AT अपॉन DT। सही है। इसी रिएक्शन की रेट लो के अकॉर्डिंग रेट पड़ी, क्या हो जाएगी, K इंटू AT दी पावर होल n। ठीक है। अब ये भी रिएक्शन की रेट है, ये भी रिएक्शन की रेट है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख दिया, इक्वल लिख दिया, जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसका क्या किया हमने, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन होता है 0 से t टाइम के बीच में। देखो रिएक्शन 0 से t टाइम के बीच में चल रही है। जब टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 था तो कंसंट्रेशन कितनी थी A नोट, तो 0 टाइम पर कंसंट्रेशन आ गई A नोट। जब t टाइम था तो कंसंट्रेशन आ गई AT। अब आता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर माइनस n प्लस वन अपॉन माइनस n प्लस वन। तो AT को क्या मान लो आप, x मान लो, तो आ गया x की पावर माइनस n प्लस वन अपॉन माइनस n प्लस वन। लिमिट A नोट से AT तक इज इक्वल टू माइनस के 1 डॉट dt क्या होता है t, तो t लिमिट 0 से t तक। सही है। अब क्या किया हमने, यहां से जो माइनस n प्लस वन था ये क्या हो गया, 1 माइनस n हो गया, इसे मैंने कॉमन निकाल लिया, ये आ गया 1 माइनस n। ब्रैकेट में बचा AT 1 माइनस n होल ब्रैकेट लिमिट A नोट से AT इज इक्वल टू माइनस के। अब यहां पर क्या किया हमने, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हायर लिमिट पुट की तो t प्लस लोअर लिमिट कितनी, 0, 0 इंटू के कितना हो जाएगा 0, इसलिए उसे नहीं लिखा मैंने। फिर यहां पर भी हाई लिमिट पुट की, तो हाई लिमिट कितनी 80, 80 पुट की, 80 की पावर 1 माइनस n माइनस फिर लोअर लिमिट A नोट 80 क्या आ जाएगा, A नोट 1 माइनस n इज इक्वल टू माइनस KT। थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, पहले t को भेजा फिर क्या गया माइनस को भेजा। जैसे ही माइनस को भेजोगे तो ये किस में हो गया, माइनस में, और ये किस में हो गया, प्लस में, तो ये A नोट आगे आ गया, AT पीछे चला गया। तो ये था कंप्लीट आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। बहुत 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 बड़ी चीज। अब देखो यहां पर अगर आप जीरो पुट करो, जब जीरो पुट करोगे तो देखो ये a की पावर कितनी हो जाएगी 1 माइनस a की पावर कितनी, AT की पावर कितनी हो जाएगी 1। इसको पूरा जीरो जीरो पुट करो तो 1 अपॉन क्या आ गया, t आ गया। जब इसे आप जीरो पुट करते हो, देखो ध्यान से, अब यहां पर मैं बता देता हूं आपको, जब इसे आप जीरो पुट करते हो तो k इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन t। 1 माइनस n कितना हो गया 0, 1 माइनस 0 कितना 1, 1 अपॉन t बचा, इंटू a नोट माइनस AT, यही तो बचा। अब बताओ ये क्या है, AT इज इक्वल टू A नोट माइनस KT नहीं है क्या, ये है ना, दिख रहा है। तो ये क्या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का रिएक्शन नहीं आ गया क्या। तो यहां पर देखो ये फॉलो कर रही है ना थोड़ा, मतलब कि यहां पर जीरो पुट करो, यहां पर अगर 1 पुट करोगे तो याद रखना कि जो nth ऑर्डर काइनेटिक्स का ये जो रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करता है, इतना सा बस याद रखना। क्योंकि जब ऐसे आप 1 पुट करोगे तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो वहां पर आपकी इक्वेशन नहीं बनेगी। इसलिए मैं वापस बता रहा हूं कि जो nth ऑर्डर हमारी काइनेटिक्स है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉलो नहीं करती है, जीरो सेकंड थर्ड बाकी सबके लिए फॉलो करेगी, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर को ये फॉलो नहीं करती है। तो एक यहां पर आप नोट डाल देना कि जो nth ऑर्डर काइनेटिक्स है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है। चलिए लिख लिया होगा यहां तक। तो अब बात कर लेते हैं इसकी हाफ लाइफ की, जल्दी से देखो हाफ लाइफ भी। चलिए तो अब हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं फॉर द nth ऑर्डर के लिए। तो देखिए ध्यान से पढ़िए इसको, nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पढ़ना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि रेट कांस्टेंट का इक्वेशन क्या था nth ऑर्डर का, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू t, फिर क्या था a नोट होल टू द पावर 1 माइनस n माइनस AT होल टू द पावर 1 माइनस n, यही था। हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि
टी कितना हो चुका है, टी हाफ हो चुका है, और जो 80 होगा वो क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2। सही है ना। तो बस वैल्यू पे प्लेस करो। तो यहां पर देखो, इसे मैं लिख लेता हूं, टी हाफ इधर ले लेता हूं मैं, टी हाफ इज इक्वल टू 1/1 माइनस एन इंटू के, ए नोट होल टू द पावर 1 माइनस एन माइनस ए नोट बाई 2 होल टू द पावर 1 माइनस एन। मुझे बताओ कि यहां से, अब इसे सॉल्व नहीं करना, इसको समझो ध्यान से, बहुत सिंपल। यहां से ए नोट होल टू द पावर 1 माइनस एन, ए नोट होल टू द पावर 1 माइनस एन सेम है, कॉमन निकाल ले। कॉमन निकाल लोगे तो बताओ टी हाफ की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए नोट होल टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इंटू के, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 माइनस एन आ जाएगा। इसे थोड़ा एलसीएम ले लो, तो देखो टी हाफ किसके इक्वल हो गया, ए नोट होल टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इंटू के इंटू 2 की पावर 1 माइनस एन माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 माइनस एन। तो ये है आपका हाफ लाइफ फॉर द nth ऑर्डर काइनेटिक्स। सही है, ध्यान से देखो, यहां पर ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो आपकी जो यहां पर हाफ लाइफ है फॉर द nth ऑर्डर, बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए टू द पावर 1 माइनस एन के। बताओ है कि नहीं है, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, उसको मैं ए मान लेता हूं, तो ए की पावर 1 माइनस एन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था कि टी हाफ के लिए, और मैंने बोला था मैं इसे प्रूफ भी करूंगा, कर लिया प्रूफ, समझ में आता है। तो ये था हाफ लाइफ फॉर द nth ऑर्डर काइनेटिक्स। आई होप, देखो आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत अच्छा हुआ है, आई होप आपको पूरे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हमने कंप्लीट पढ़ लिया, उसका हाफ लाइफ पढ़ लिया, उसका कंप्लीशन टाइम भी पढ़ लिया, और हमने देखा कि जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है वो कभी भी थ्योरेटिकली कंप्लीट नहीं होती है। फिर हमने nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका कंप्लीशन, सॉरी उसका हाफ लाइफ और उसका रेट इक्वेशन स्टडी कर लिया। ठीक है, तो चलिए आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।